हमारे खास कार्यक्रम अपनों से चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित है अबनपुर खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इकबाल, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या है उनके विचार, कैसा रहा उनका कार्यकाल, हमारी खास रिपोर्ट में। शिक्षा वह प्रकाश पुंज है जो हर एक को प्रकाशित कर उसके जीवन में उजारी लाती है। शिक्षा किसी प्रचार या प्रकाशन के मोहताज नहीं है, लेकिन हर इंसान को वह प्रकाशित करती है। हमारे साथ विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इकबाल जी मौजूद हैं। वे शिक्षा को अपना साधना समझते हैं और शिक्षा की पूजा करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि शिक्षा क्रांति अभी आनी चाहिए या पहले से शिक्षा क्रांति चल रही है? नमस्ते। शिक्षा क्रांति ये वैसी नहीं है जो कुछ अंतराल में आती है जी। शिक्षा क्रांति भी एक सतत प्रक्रिया है जी। और ये चल रही है अभी जी, क्योंकि देख रहे हैं सर कि 25% आरक्षण देने का प्रावधान सरकार ने लागू किया गया है उच्च स्कूलों में, तो क्या यह क्रांति नहीं कहा जा सकता? ये भी एक क्रांति है जी, बिल्कुल क्रांति है सर। दूसरा, जब हम 25% बच्चों की बात करते हैं जिसमें गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनके लिए महंगे स्कूलों में 25% आरक्षण लागू किया है सरकार ने। गरीब तबके का बच्चा जब उस महंगे स्कूलों में जाता है और जाने के बाद वहाँ शिक्षा अध्ययन करता है, उसी दरमियान बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं और महंगे गाड़ियों में आने वाले बच्चे जब उनके साथ एक साथ वो लोग बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उन गरीब तबके के बच्चों के मन में ये नहीं आता कि हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ऐसे हैं जो हमेशा सबको समान समझते हैं, लेकिन बच्चे समान नहीं समझते। सर, ये जो 25% की बात आप कर रहे हैं जी। ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल जो अभी प्रारंभ किए गए हैं, वहाँ पर 25% गरीब तबके के बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है। 50% बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50% आरक्षण बालिकाओं को है जी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर 25% गरीब तबके के बच्चों को वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सीट्स जो हैं प्रति कक्षा वो एक निश्चित है जी। तो उसमें हमारी बालिकाएं 50%, 25% आरक्षण गरीब तबके के लोगों को, और गरीब तबके के लोग जब एक यूनिफॉर्म रूप से उस महंगे वातावरण वाले सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह ही अध्ययन करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि उनके मन में वो आएंगे, क्योंकि वो एक सी ड्रेस पहनेंगे, एक सी पुस्तकें रहेंगी, एक सा वातावरण रहेगा, एक से शिक्षक उनको पढ़ाएंगे। तो मैं आपकी बात से यहाँ थोड़ा सा असहमत हूँ। जी जी। एक बात और सर है कि जब हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, आप भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, तो उस समय की शिक्षा प्रणाली और अभी वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर देखते हैं? जी गौतम जी, आपने जो कहा कि उस समय आप विद्यार्थी रहे होंगे, मैं अपना स्वयं का तो बताऊं कि मेरा तो ये मानना है कि कोई व्यक्ति जीवन भर सीखता है, जन्म से मृत्यु तक सीखता है, और मैं भी मेरा विचार यही है कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, और मैं अध्यापक हो गया, प्राचार्य हो गया, लेकिन मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। तो हमारे समय की शिक्षा एक अलग समय था, साधन उतने उपलब्ध नहीं थे, विज्ञान उतना उन्नत नहीं था, तो हमारे समय की शिक्षा भी बहुत अच्छी थी। आज आधुनिकता का समय है, भागम भाग का दौर है, और आज की प्रणाली थोड़ी सी अलग है लेकिन वर्तमान परिवेश में यह भी उचित है, और इसमें शासन द्वारा और शिक्षाविदों द्वारा निरंतर सतत मंथन करके नए इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अभी के बच्चे सर अधिकतर यह कहते हैं कि अभी के शिक्षक जो है अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा डांटने के बाद हमें पढ़ाना बंद कर देते हैं, और पहले के शिक्षक बच्चे को इस तरह से कूटते थे और उसके अंदर शिक्षा भरते थे। तो क्या ऐसा देखते हैं कि अभी के शिक्षक अलग हैं और उस समय के शिक्षक अलग थे? देखिए, ये कि समाज का प्रतिबिंब स्वरूप है कि हम ही लोगों में से हम लोग ने ये विचारधारा व्यक्त की है कि पहले की शिक्षा बहुत अच्छी थी, पहले के शिक्षक अच्छे थे, क्योंकि वो विद्यार्थियों को मारते थे, कूटते थे। क्योंकि कहा जाता है, पहले समय की धारणा है, आज भी जो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, उनका ये मानना था कि छड़ी पड़े धमाधम और विद्या आए छमाछम। बिल्कुल। आज के समय में परिवेश थोड़ा सा बदल गया है। आज भी शिक्षक जो है अपना भरसक प्रयास करता है शिक्षा देने के लिए, लेकिन
वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई है जो उस समय नहीं थी, उसके कारण विद्यार्थी थोड़ा उच्च श्रृंखल हो गए हैं जी। और वो प्रणाली जो पुराने समय में कि विद्यार्थियों को दंड दिया जाए, शारीरिक दंड दिया जाए तभी विद्या अध्ययन किया जा सकेगा, तो मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। आज भी बिना विद्यार्थियों को शारीरिक दंड दिए अन्य उपाय भी हैं जो उद्दंड बच्चे होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, तो उनको अन्य तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। ये शिक्षक की एक क्षमता होती है कि वो कक्षा में किस तरह से विद्यार्थियों का नियंत्रण करता है। अगर शिक्षक ही भेदभाव करता है या उसका आचरण, बच्चे क्या है, हम जो कहते हैं या उनको निर्देश देते हैं उसकी अपेक्षा बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, आपका कहना है। पहले के समय में बहुत सारी परेशानियां थी, लाइट नहीं था, गाड़ी नहीं थी। आज के समय में तो बड़ी आसानी से हम स्कूल चले जाते हैं, रात भर जाग के पढ़ सकते हैं। उस समय मात्र टीचर के भरोसे बच्चे केवल, और अभी के समय में पेरेंट्स भी शिक्षित हैं और पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं, फिर भी शिक्षा का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो पा रहा है सभी सुविधाओं के बावजूद? नहीं, शिक्षा का ग्रोथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है, सतत हो रहा है जी। हो सकता है थोड़ी सी गति धीमी हो, जो दिखाई नहीं दिखती हो। कभी कभी ऐसा है कि हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं जी। तो शिक्षा का जो उन्नति है, ग्रोथ है, वो हो रही है और पहले से तुलना करना व्यर्थ है। पहले भी सतत रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विकास और ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और अभी भी हो रहा है। दिखाई देने वाली बात यह है कि हो सकता है हमारे शिक्षा प्रणाली में कहीं कोई ऐसा कोई पेंच हो जिस कारण से ग्रोथ तीव्र ना हो पा रही हो। ग्रोथ तो हो रही है। सर, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि IAS IPS कैडर की जब बात होती है तो अन्य राज्यों से ज़्यादा दिखते हैं छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन। जी, ये तो है। इसमें मेरा ये मानना है कि शिक्षा विभाग के हम जैसे लोग हैं, हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, ये कुछ प्रयास नहीं कर पाते, उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते, उनको वो जानकारी नहीं दे पाते होंगे शायद कि बच्चों को आगे चल के क्या करना है, और उस दिशा में उनको उस अनुरूप शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसमें शिक्षकों के साथ साथ समाज और उनके पालकों का, उसकी भी भूमिका है। आप पालकों की बात कर रहे हैं इकबाल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों को क्या मोबाइल 14 साल या 8 साल के बीच का जो उम्र है उसमें दिया जाना सही है आपके हिसाब से? ये निर्भर करता है कि बच्चों को आप मोबाइल किस लिए दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं। वर्तमान समय में मोबाइल की सार्थकता अभी इस कोरोना काल में सिद्ध हुई है, एक अवश्यंभावी बन गया है। ऑनलाइन अध्यापन जब किया गया, अध्ययन अध्यापन, तो मोबाइल की आवश्यकता हुई। उसमें भी ये देखा गया कि अधिकांश पालकों के पास मोबाइल नहीं है और कुछ पालकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। मोबाइल है तो वो पुराने ज़माने के जिसमें व्हाट्सएप वगैरह नहीं रहता है या और अधिकांश ऐसे हैं कि पालक मजदूरी निम्न तबके के हैं, मजदूरी वर्ग, श्रमिक वर्ग के हैं, तो दिन में चले जाते हैं। जब जिस समय शिक्षक अध्यापन कार्य कराना चाहता है ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो बच्चों को मोबाइल उपलब्ध नहीं रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये कह देना कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, उचित नहीं है। बच्चों को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोबाइल दिया जा सकता है, गार्जियन के निगरानी में। बिल्कुल जी। पहले भी मजदूर थे, अभी भी बहुत मजदूर के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले मजदूर के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे। अभी क्या शिक्षा के प्रति उन पालकों, मजदूर पालकों का लगाव बढ़ा है कि पहले की तरह कम ही है? नहीं, निश्चित रूप से बढ़ा है जी। मजदूर पालक जो हैं जी, कोई भी पालक हो, आज इतने प्रचार प्रसार हो रहे हैं संचार के माध्यम में, प्रिंट मीडिया के अलावा ये डिजिटल मीडिया है, घरों घर मोबाइल पहुंच गए हैं, तो पालक भी सजग हो गया है, देखता है शिक्षा की आवश्यकता उससे भी समझ में आई है। वो अपने समय में मजदूरी के कारण या किसी आर्थिक परेशानी या किसी अन्य कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि गौतम जी, हर पालक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे समय पर साधन नहीं मिल पाते हैं या मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बात है कि हम जब देखते हैं
शिक्षा की बात होती है, शिक्षा के साथ शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित के बच्चा और शिक्षित का बच्चा, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, और ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है, पर्सनल व्यू है जी कि मात्र प्रमाण पत्र, जी डिग्री, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता है। बिल्कुल। शिक्षित व्यक्ति तब होता है, क्योंकि शिक्षा की परिभाषा भी है कि शिक्षा वह है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे। बिल्कुल। और व्यवहार का मतलब है हमारे बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, किसी से संपर्क का ढंग, और हमारे रहन सहन, सभी प्रकार का पूरा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें यदि शिक्षा प्राप्त करने के पहले जो हमारा व्यवहार था और शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के पश्चात या कोई उपाधि के बाद यदि उसमें सकारात्मक परिवर्तन और समाज उपयोगी परिवर्तन नहीं आता है तो हम निरक्षर ही हैं। वर्तमान में आप अभरपुर विकास हम अशिक्षित ही हैं। जी जी, निरक्षर तो वो होता है जिसने कहीं भी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जिसने अगर डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, उसे हम शिक्षित मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया है, समाज उपयोगी, उद्देश्यात्मक, पॉजिटिव चेंज नहीं आया है पहले की तुलना में, तो वो एजुकेटेड नहीं है। वर्तमान में आप विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभनपुर के तौर पे अभी पदस्थ हैं। जी, पढ़े तुहर दुआर और विभिन्न परियोजनाओं को किस तरह से आप अभनपुर में लागू किए? जी, शासन ने, हमारे शिक्षा विभाग ने तो पूरे प्रदेश में इसे लागू किया, और लागू शासन नीति बनाता है और उसे लागू फील्ड में जो रहते हैं वो करते हैं हमारे शिक्षक बंधु, जी है ना। मैंने एक विकासखंड के अधिकारी होने के नाते अपने स्तर पर जो संभव उपाय थे शिक्षकों को संकुल समन्वयकों के माध्यम से प्रोत्साहित किया। उन्हें शासन की जितनी भी इसमें पढ़े तुहर दुआर के अंतर्गत जो हर संभव प्रयास किए जा सकते थे, जो योजनाएं होती थी, जो निर्देश होते थे, उन्हें समय पर अवगत कराया, फील्ड विजिट की। हाँ, कोरोना संक्रमण काल में, लॉकडाउन की अवधि में थोड़ा मेरा प्रयास धीमा रहा, और जो मुझसे बन सकता था वो तो मेरे फील्ड में परिलक्षित होना चाहिए, मेरे कहने की अपेक्षा तो फील्ड में हुआ है। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है, क्या शिक्षा विभाग में यह दीमक है? विभाग कोई भी हो, दीमक, जैसे मैं एंटोमोलॉजी का हूँ जी, एमएससी एंटोमोलॉजी से हूँ, मैं तो बताना चाहूँगा कि दीमक एक ऐसा कीट है जी, है ना, 6 पैरों वाला जी, एडल्ट अवस्था में 2 पंखों वाला, बिल्कुल, है ना, और जॉइंटेड बॉडी वाला, जॉइंटेड लेग वाला जी। दीमक ऐसा कीट है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर अंदर सेल्यूलोज युक्त वस्तुओं पे, जो सेल्यूलोज, कपड़ा, कागज, इस तरह की जो है, अंदर अंदर उसको खाता जाता है और खोखला करता जाता है। बाहर से भले वो चीज़ें स्वस्थ दिखाई दे, अंदर खोखली हो जाती। तो भ्रष्टाचार भी एक तरह का, आपने बहुत सही रूप से कहा कि भ्रष्टाचार भी एक परिभाषित है, प्रायः हर विभाग में है। अन्य विभागों में जहाँ राजस्व है या जो अन्य विभागों का नाम लेने चाहूँ जी, आपने कहा कि क्या शिक्षा विभाग में है, तो भाई मैं तो इस कलंक से अपने आप को हर संभव प्रयास किया है दूर रखने का जी। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में। भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक और सवाल सबके जेहन में रहता है, प्राइवेट स्कूल, और शायद आपका पोस्ट भी है कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां बगैर बंदूक के नोक से खुलेआम लूट मच रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से मैंने जो अनुभव किया है अपने शिक्षा विभाग में और अस्पतालों में, और लोगों की पीड़ा भी देखी है जी। शासकीय अस्पताल और शासकीय स्कूल, इसकी तुलना में अशासकीय अस्पताल जी और अशासकीय स्कूल वास्तव में, वो तो ठीक है कि लूट मची है जी, तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। एक और मज़ेदार बात है सर, हम देखते हैं कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं उसके घर बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, हम लोग देखते हैं ज़्यादातर, और स्कूल कबाड़ खाने कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उसी तरह से दिखता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं उसका घर कबाड़ की तरह होता है, लेकिन वहाँ का स्कूल फुल सेटअप रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो है
बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति या जो रहते हैं, जिनके पास पूंजी बहुत होती है, उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं जी। और वो जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्त करते हैं वो रोजगार की तरह बेरोजगार लोग होते हैं। जी देखिए, शासकीय शिक्षक हो या अशासकीय शिक्षक हो, क्षमता सभी में होती है। जी वहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का अत्यधिक शोषण होता है और शासकीय स्कूल में शिक्षकों को बहुत छूट मिली हुई है और बहुत मौज करते हैं, ऐसा नहीं है। क्षमताएं दोनों अपने स्तर पे बताते हैं। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि शासकीय स्कूल जिन्हें प्रति माह निश्चित रूप से अच्छी सैलरी प्राप्त होती है, उसकी तुलना में अशासकीय स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएँ जिन्हें कम सैलरी मिलती कि हमें कहीं हमारी नौकरी से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए अपनी क्षमता से भी का भरपूर प्रयोग कर पाते हैं। शायद आप बोल रहे हैं कि शिक्षक भरपूर प्रयोग कर पाते हैं या अपना उपयोग करते हैं, अपनी शिक्षा को उसमें लाते हैं, लेकिन जब बात मेरिट लिस्ट की होती है तो उसमें से 80% प्राइवेट स्कूल के क्यों होते हैं, 20% सरकारी क्यों होते हैं? हाँ, होते थे, लेकिन वर्तमान समय में आपको अभी पिछले वर्ष का और उसके पिछले वर्ष का भी परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ से स्कूल शिक्षा विभाग का देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, उसमें शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में अधिकाधिक स्थान ग्रहण किया है। तो अब ये भी परिपाटी बदल रही है। अच्छा जी। जब रिपोर्ट कार्ड बच्चे का जारी होता है तो उसमें फेल शब्द लिखा जाता है, अनुत्तीर्ण। आपके नज़र में ये सही है किसी बच्चे को फेल शब्द देना? देखिए, ये तो एक शिक्षा प्रणाली समय समय पर लागू होती है, इसमें परिवर्तन भी होता है, शासन नीति बनाता है, शिक्षक विभाग के या शिक्षा के विद्वान जो होते हैं, शिक्षाविद, वो ये तय करते हैं, उसे लागू किया जाता है। प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है कि जो विद्यार्थी एक निर्धारित उच्चतम अंक में से निर्धारित जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक है उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है तो अनुत्तीर्ण उसके अंक सूची में मार्कशीट में लिखा जाता है। अब मेरे सहमत या असहमत का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन समाज में समय समय पर देखा गया है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कुछ आत्महत्याएं वगैरह भी आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या किसी भी रूप में गलत है, इसे समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोका जाना चाहिए। पालकों को, समाज के और भी परिवार के लोगों के द्वारा भी बच्चों, ये तो कुछ ऐसा है कि साइकोलॉजिकल भी होता है ना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण या कुछ और बच्चे उसको ज़्यादा ही फील कर लेते हैं। तो फेल शब्द लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए, ये तो एक नीतिगत निर्णय है। शासन ने भी इसमें प्रयास भी किया है कि बच्चों को कुछ अवसर भी दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क भी दिए जाते हैं। प्रयास ये होता है कि बच्चा अनुत्तीर्ण, एक निर्धारित एक अंक नहीं प्राप्त किया, उसके कारण अनुत्तीर्ण हो जाए और उसके कारण वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले, तो शासन समय समय पर इस पर परिवर्तन करता रहता है। अभी भी ये किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में भी बच्चों को कक्षोन्नत कर दिया गया है बिना परीक्षा के, क्योंकि परीक्षा लिया जाना संभव ही नहीं था। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों में हमने अंतर, आपने जैसा बताया, सब समान है, लेकिन दोनों के फीस में और दोनों के शिक्षा में अंतर हम देखते हैं सर। तो इनके जो खर्च है ये तो है ही अंतर, और शिक्षा में भी ऐसा अंतर क्यों देखा जाता है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में? मैं फिर कहना चाहूँगा गौतम जी कि अंतर देखा जाता रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में आप ये देखेंगे कि अंतर बिल्कुल मिट जाएगा। और हमारे शिक्षा विभाग का जो एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ पे निम्न स्तर की शिक्षा दी जाती है, बच्चे प्रावीण्य सूची में नहीं आते हैं, और प्राइवेट या निजी स्कूल के विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं, वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहाँ अच्छे शिक्षक है, ये निराधार है। जी। बाल मजदूरों को शिक्षा के क्षेत्र में लाना, किस तरह की कठिनाइयों का आप सामना किया अभी तक? जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बाल मजदूर में प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने उनकी शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया है, अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूरों को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए या उन्हें शिक्षा देने के लिए जहाँ वो मजदूरी करते हैं या जहाँ पर वो रहते हैं वहीं जाकर शिक्षा देने वाले जितने भी समाज सेवी और स्व उत्साही जो शिक्षक हैं, उनको मैंने अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है, श्रेय उन्हें ही जाता है। आपने कहा था कि मैं कीट विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो उनके
उस छात्र काल के दौर में जब आपने शिक्षा प्राप्त किया कीटनाशक के संबंध में और आप अभी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो उन ज्ञान प्राप्त किए ज्ञान का किस तरह से उपयोग किया अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप? जी, क्योंकि मैंने शिक्षा विभाग में अपनी सेवा कृषि व्याख्याता के रूप में प्रारंभ की थी जी। तो इसलिए मैं 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा तहसील में कृषि व्याख्याता के रूप में पदस्थ रहा। उसके बाद लखनपुरी में 7 वर्षों तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हार्टिकल्चर में कृषि व्याख्याता रहा। मैंने वहाँ पर उपलब्ध साधनों से बच्चों को सब्जियाँ उगाकर उनको बच्चों को कृषि के बारे में और किसी कीटशास्त्र और किसी की अन्य विधाएं जो भी होती है, एग्रोनॉमी होती है यानी सस्य विज्ञान, कीटशास्त्र है, पैथोलॉजी, पौधरोग विज्ञान है, इन सब की विद्याओं में कोर्स के अंतर्गत कोर्स के जो पाठ्यक्रम होता है उनका, क्योंकि मैं कृषि पढ़ाता था जी, तो उसमें उन्हें थोड़ी सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी उन्हें मैंने उपलब्ध कराया। और मैं अभी भी इतने वर्षों से कीटशास्त्र से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने ज्ञान को हमेशा पुनर्जीवित करते रहता हूँ। अभी आज भी मैं एंटोमोलॉजी की और कृषि विज्ञान की नवीनतम पुस्तकों को पढ़ता हूँ जी। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मुझे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक उसका अपने क्षेत्र का ज्ञान है, नॉलेज है। एक और मज़ेदार सवाल है सर कि अभी के समय में ऑक्सीजन की बहुत कमी की किल्लत, कई सारे लोग मारे गए कोरोना के चलते जी। कृषि कार्य और पौधारोपण, इसकी उपयोगिता आज के समय में कितनी ज़रूरत है? इसकी उपयोगिता, इसके महत्व को तो जितना कहा जाए उससे कम ही हम लोग समझ पाए हैं। बिल्कुल। एक शब्द है, सभी इसको कहते तो बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद उतनी गंभीरता से नहीं समझ पाते हैं, वो है पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण परिधन आवरण, ये हमारे चारों ओर जो जैविक और अजैविक, जैविक यानी जीव, मनुष्य को मिलाते हुए पशु पक्षी पेड़ पौधे ये जीव हो गए, और अन्य निर्जीव चीज़ें। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पौधे भी निर्जीव चीज़ें यानी मिट्टी में खाद डालते हैं, उससे जो लवण होते हैं उसी से ये जीव बनता है। बिल्कुल। हम लोग इन पौधों को सब्जी फल अनेक रूपों में खाते हैं। बिल्कुल। मांसाहारी जो पशु हैं वो इन्हीं शाकाहारी वस्तुओं को भक्षण करते हैं। बिल्कुल। और हम में से जो मांसाहारी है वो उन पशुओं का करते हैं। तो ये सब चीज़ें निर्जीव चीज़ें जीव के अंदर जाती है, यानी ये जो पर्यावरण है जैविक और निर्जीव, ये हमारे चारों ओर ये एक संतुलित रूप से कार्य करता है। एक चेन बनी हुई है, खाद्य श्रृंखला बनी हुई है ना। इसको मनुष्य ने अपने सुख साधन और अपने लालसा से इसको डिस्टर्ब किया है। इस कारण पर्यावरण छिन्न भिन्न हो गया है, और जल, इस पर्यावरण के सभी अंग, जल थल नभ, सभी जीव प्रदूषित हो गए हैं। अपने गुणों को नष्ट कर देना ही प्रदूषण कहलाता है। तो जल ने अपने गुणों को नष्ट कर दिया है, रसायन उसमें आ गए हैं, पृथ्वी जमीन में आ गया खाद डाल के, कीटनाशक डाल के ना। और हवा में प्रदूषण है, ध्वनि का भी प्रदूषण होता है। इसके कारण ये सब तहस नहस हो गया है। और ये यहाँ पर आज के समय में हम और कुछ तो नहीं कर सकते, ध्वनि को कम कर सकते हैं। वृक्षों की कटाई, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हुई है, तो हम तो इतना कर सकते हैं कि वृक्षों को लगा सकते हैं। वृक्ष नहीं लगा सकते तो पेड़ पौधे, हमारे घर में अगर स्थान नहीं है तो हम गमलों में लगा सकते हैं। वही प्रयास हमारा भी वर्तमान समय में शिक्षा विभाग भी करा, सभी विभाग कर रहे हैं, लोगों में भी जागरूकता आई है। बिल्कुल। लेकिन देर हो चुकी है और अभी और ना देर होने दिया जाए। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि पेड़ पौधे हम अवश्य लगाएं। किसी को कुछ पुरस्कार देना है, सम्मान करना है, तो उसमें पेड़ पौधों का करे, गमलों का करे, गमले में लगे हुए पौधों का करे। आप अगर कुछ आयोजन कर रहे हैं तो उसमें आयोजन के को स्मरण रखने के लिए एक पौधा ज़रूर लगाएं। कहाँ लगाएं? बिल्कुल कहीं भी लगाइए, आप अपने घर में लगाइए, किसी और के घर में लगा दीजिए, स्कूल में लगाइए, आप जिस कार्यालय में कार्य करते हैं वहाँ लगाइए। और सिर्फ वृक्षारोपण का मतलब ये नहीं होता कि हमने पौधे लगा दिए और फ़ोटो खिंचा लिए, उसकी बाद में देखरेख भी कीजिए। और देखरेख करने के लिए पौधा कैसे लगाएं, कब लगाएं, क्यों लगाएं, मैं सदैव सतत, और मेरे जैसे अन्य लोग भी, उनसे भी संपर्क किया जाता है, मैं सदैव उपलब्ध हूँ। आपको हर प्रकार का वृक्षों की देखभाल करने का, उसके लिए जो भी मार्गदर्शन होगा मैं सदैव देने के लिए तैयार हूँ।
30 साल पहले की बात करें तो उस दौर में टेलीविज़न, मोबाइल का ज़माना नहीं था, लोग किताबों से रमे हुए रहते थे। अभी का ज़माना है टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और तरह तरह के उन्नत साधन अभी उपलब्ध हैं। जी। तो किताब से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, ऐसा लगता है कि आधुनिक जो तकनीकी क्रांति आई है संचार माध्यमों में और इसमें डिजिटल मीडिया का जो वर्चस्व बढ़ा है, टेलीविज़न है, अन्य माध्यम है, मोबाइल है, पहले घरों घर आया, अब हाथों हाथ आ गया है मोबाइल। बिल्कुल। तो इससे हम ज्ञान का जो एकमात्र और बहुत सशक्त साधन हुआ करता था पुस्तकें, जी। उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि हम हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुस्तक प्रेमी आज भी हैं। आधुनिक समय की पीढ़ी का तो मैं नहीं कह सकता कि वो कितना उसको अपनाते हैं जी। लेकिन पुस्तकों का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा, प्रिंट मीडिया के रूप में समाचार पत्र वर्षों से हमें सूचनाएं, नवीनतम ज्ञान, आधुनिक ज्ञान देने के लिए उपलब्ध रहा है। और अभी जो टीवी और मोबाइल से जो संचार क्रांति आई है, डिजिटल मीडिया है। बिल्कुल। तो लेकिन एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या मोबाइल हाथों हाथ आने के बाद उसमें नवीनतम ताज़ा तरीन घटनाएं, सूचनाएं हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है? क्या पुस्तक अखबार की महत्ता खत्म हो गई? नहीं, अखबार बिल्कुल छपने अभी भी बंद चल हो रही है। गए? बिल्कुल छप रहे हैं। बिल्कुल। उसी प्रकार मेरा भी मानना है पुस्तकों की उपयोगिता सदैव बनी रहेगी, पुस्तकें सदैव छपती रहेंगी और एक ज्ञान का बहुत उत्तम साधन बनी रहेंगी। विद्यार्थी जो अपने सिलेबस का ही पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको किस तरह से या सिलेबस में ही रमे रहे या किस और तरह की किताबें उनकी पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, ये तो हर उम्र के बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे शिक्षा विभाग में जो शिक्षा की नीतियाँ हैं आजकल इसी प्रकार से की जा रही है कि किताबी ज्ञान ना दिया जाए शिक्षकों के द्वारा। बिल्कुल। शिक्षकों को क्लास में जाकर सिर्फ पुस्तकें ओपन कर खोल कर सिर्फ ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि बच्चे आज हम ये पढ़ेंगे। अभी हमारी शिक्षा प्रणाली भी यही बताती, नई शिक्षा नीति में भी यही है कि बच्चों को वातावरण तैयार किया जाए कि आज वो क्या पढ़ाने चाहता है, उन पर थोपा ना जाए, उनसे ही निकलवाया जाए कि बच्चे की रुचि के अनुरूप उनको तैयार किया जाए भूमिका बनाकर। और बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देने के स्थान पर अधिक से अधिक उनको उस वातावरण में जो सिलेबस का ही अध्यापन कराया जाना है, तो शिक्षक पहले उसकी तैयारी कर ले और उस वातावरण को क्लासरूम में या बच्चों को ही उस वातावरण में ले जाकर वहाँ पर बच्चों से ही ये कहा, बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाए कि आज वो समझ जाए कि आज हम ये पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे हमें एक फूल के बारे में बताना है कि फूल के कितने अंग होते हैं, तो सबसे उत्तम है कि फूल को शिक्षक क्लासरूम में ले जाए, बताकर पूछे ये क्या है, फिर किसका फूल है, किस काम जाता है, ये कौन सी अवस्था है। बच्चे बिल्कुल पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान में बताएंगे और उसके बाद वो एक एक अंग के बारे में बच्चों को बताए, उसके कार्य के बारे में बताए। बच्चे फूल को छू कर, देख कर, उसके रंग को, उसके विभिन्न अंगों को देखेंगे और इस प्रकार से पढ़ाया भी जा रहा है। जी। सभी पहली कक्षा से लेकर के PhD तक की जितनी भी कक्षाएं होती हैं, सब में एक सिलेबस डिसाइड होता है। क्यों ना उसमें यह भी सिखाया जाए कि पैसे कैसे कमाया जाता है, क्योंकि अभी ज़माना ही पैसों का है। पैसे रहेगा तो आप दान पुण्य कर सकते हैं, पैसा रहेगा तो अच्छे कार्य कर सकते हैं, पैसा रहेगा तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं बताना चाहूँगा बच्चे की जो कक्षाएं, कक्षा 1 से लेके, मैं स्कूल शिक्षा विभाग की बात करूँगा, उच्च शिक्षा की नहीं, एक कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की अलग अलग स्तर की कक्षाएँ होती हैं। इन कक्षाओं का सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम, वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि बच्चे का उस समय बच्चे की आयु क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, मानसिक आयु क्या है। एक उसकी भौतिक आयु होती है, शारीरिक आयु और मानसिक। तो बच्चों को ये आर्थिक पक्ष उसके अपने उचित कक्षा में दिया जाना चाहिए और दिया जाए और दिया जा रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। बाकी उनको अपने स्तर के हिसाब से क्या सीख सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूली पाठ्यक्रम में उस तरह से पढ़ाया जा रहा है। आप बात कर रहे थे मानसिक विकास के बारे में। सभी कक्षाओं में क्यों ना हर दिन योगासन, ध्यान, प्राणायाम कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। सभी कक्षाओं में उनके स्तर हिसाब से बच्चों को जो आसन उनके
आयु के हिसाब से उचित है जी। वो कराया जाना चाहिए। ये योगाभ्यास भी एक प्रकार का वर्जिश कसरत ही जी। है और ये आध्यात्मिक रूप में भी मन मस्तिष्क को शांत रखता है। एक थोड़ा अलग सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा इकबाल जी, आध्यात्मिक शिक्षा और जो अभी शिक्षा प्रणाली चल रही है, क्या दोनों को जोड़ देना चाहिए, या क्योंकि दोनों में ही शिक्षाएं हैं, कि दोनों को अलग अलग रखा जाना भी ठीक है? नहीं, ये तो शिक्षाविद और शासन निर्धारित करता है जी। शिक्षा की नीतियों को, जी। लेकिन अगर उचित समझा जाए तो मेरा मानना है कि दोनों को जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। जी। ओशो के बारे में आपका क्या विचार है? किसका? ओशो के बारे में, ओशो रजनीश के बारे में। जी, रजनीश एक ज्ञानी पुरुष हुए हैं। जी। उन्होंने प्रवचन दिए हैं जी। और उनका वैसे तो मूल नाम आचार्य रजनीश था। जी। जबलपुर के थे वो। जी। उनके कुछ भाषण के प्रवचन के मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। जी। तो थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ। आज के बच्चों को उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आप क्योंकि उनकी भाषाएं थोड़ी अलग देखिए, रहती है। पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए हर किसी की ये उनकी स्वेच्छा पे होता नहीं, है। ठीक है। बच्चों को सभी कुछ पढ़ना चाहिए। अच्छा साहित्य, जी। अच्छा विज्ञान सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाया भी जाना चाहिए। भारत में इंग्लिश का चलन अभी ज़्यादा चलने लगा है, क्या इंग्लिश ज़रूरी है अभी के समय में? अभी के समय में तो है, लेकिन क्या भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा लेनी जरूरी है कि हिंदी चलती है? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल। तो हिंदी तो सबको अच्छी, बिल्कुल साफ सुथरी आनी ही चाहिए मातृभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में। लेकिन विदेशी भाषा के रूप में इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल भाषा है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 23 ऐसे कंट्रीज हैं जहां इंग्लिश चलती है, जहां इंग्लिश का पूरा बोलबाला है। लेकिन जैसे अपन बात करें फ्रेंच में, चीन में वहाँ उनकी अलग भाषा है, स्वीडन में उनकी अलग भाषा है। तो कुछ मान लो 200 कंट्रीज हैं, 200 देश हैं, और केवल 23 ऐसे देश हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, और उसको भारत में थोपना क्या सही होगा आपके हिसाब से? देखिए, इसको थोपना कहना भी उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करना तो आवश्यक है ही जी। लेकिन आज के ज़माने में जब ये ग्लोबलाइजेशन का समय है जी। और हमें दूसरे देशों से संपर्क करना है, तो अधिकांश देश में तो इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा जो है बिल्कुल वो बोली जाती, समझी जाती है। ग्रंथों का और जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनका भी आदान प्रदान उसी में होता है। जो नई खोजें, आविष्कार प्रकाशित होते हैं वो उन भाषाओं में होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि रूस हुआ, चाइना हुआ, फ्रांस हुआ और भी अन्य देश हैं जो अपने ही देश की भाषा में बिल्कुल अध्ययन अध्यापन कराते हैं। जी। तो उस भाषा के अनुवादक भी मिल जाते हैं और उनमें ज्ञान का आदान प्रदान। एक देश से निकला हुआ ज्ञान सभी देशों में पहुंचना चाहिए यदि वो लोकोपकारी है जी, है ना। तो इस देश में अच्छा, हमारे यहाँ इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ये तो थोपी जानी चाहिए बात नहीं, ये थोप दी गई है पहले से, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों को गुलाम रहे हैं। बिल्कुल सही है। और उस समय ये सभी राज की भाषा थी, कामकाज की भाषा थी, बोलने की भाषा थी। हुआ ये, मेरा ये मानना है कि आज के समय में मुझे पीड़ा होती है, हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा उसको ही अच्छी तरह से न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ को गुरतुर बोली कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी बोली को। जी। प्राइमरी स्कूल में क्या हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ानी चाहिए, या केवल छत्तीसगढ़ी भाषा को पूरा सिलेबस छत्तीसगढ़ी भाषा में हो, पहली से लेकर 5वीं तक? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं फिर कहूँगा कि मैं तो एक विकासखंड स्तर का अधिकारी हूँ। ये नीतिगत निर्णय होता है। मेरा अपना मंतव्य है कि स्थानीय भाषा में भी अध्ययन कराया जाना चाहिए। बिल्कुल। ये नीतिगत निर्णय होता है कि कौन सी भाषा किस पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए, किस स्तर में सम्मिलित की जाए। DPI में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, DO ऑफिस में आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, मदरसा में भी आप रजिस्ट्रार रहे हैं। तो उन पदों में रहने के बाद कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक दबाव मिला या नहीं मिला? अगर मिला तो उसको किस तरह से आप फेस किए उस प्रॉब्लम को? जी, मैं तो अपने शासकीय सेवा व्याख्याता कृषि के रूप में प्रारंभ किया, पदोन्नत हुआ प्राचार्य के रूप में, और इस समय विभिन्न समय में शासन के आदेश से ही मैं मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रार और बाद में 5 वर्ष और लगभग 5 वर्ष मदरसा बोर्ड में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहा हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर में सहायक संचालक शासन के ही आदेश से, और
लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक संचालक और वर्तमान में विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभनपुर शासन के ही निर्देश से, उनके आदेश से मैं रहा हूँ। जैसा आप कह रहे हैं कि विभिन्न पदों पर रहते हुए, जी क्या प्रश्न है आपका? विभिन्न पदों पे रहते हुए जब रहे तो राजनीतिक दबाव। जी, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक उसके कारण इन पदों को नहीं हासिल किया जी। और जहाँ भी रहा मुझे जो भी शासन में उस समय शासन से, प्रशासन से मुझे पूरा भरपूर सहयोग मिला। मेरा अनुभव तो नहीं है कि मुझे किसी भी कभी भी कहीं कोई राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा है। छत्तीसगढ़ शासन की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो शिक्षा के लिए एकदम कारगर साबित हुई और कौन सी ऐसी योजनाएं जिसको लागू नहीं की जानी चाहिए थी? देखिए, शासन के कोई भी योजना जब प्रतिपादित की जाती है बहुत गहन मंथन चिंतन के द्वारा और विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है। जी। मेरा तो ये मानना है कि शासन की वर्तमान समय में भी जितनी भी योजनाएं हैं, जी। हाँ, लागू करने में कहीं कहीं पर निचे स्तर पे हमें जैसे लोग अधिकारी हैं और ढीले पड़ जाते हैं या और नीचे के लोग हैं, तो वो ये भी नहीं कहूँगा कि असफल हो जाती है, और थोड़ा सा महत्व उनका कम हो जाता है। और ऐसी कोई योजना मेरे ज्ञान में, मेरे ध्यान में ऐसी नहीं आ रही कि जिसे नहीं लागू की जानी चाहिए। और क्या ऐसा है जो अभी लागू किया जा सकता था आपके हिसाब से, जो शासन को संदेश देना चाहे कि इस तरह की योजनाएं लागू की जानी चाहिए थी? नहीं, जो भी योजनाएं लागू की गई है सर्वथा उचित है जी। और उसमें मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी योजना रह गई। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन किया जाना नीतिगत निर्णय होता है। जी जी। इकबाल जी, कार्यकाल समाप्ति पर है आपका, और समाप्ति के चलते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, आज 29 जून 2021 है और 30 जून 2021 को मैं अपने शासकीय सेवा पूर्ण करते हुए अधिवार्षिकी आयु पूर्णता प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि निर्देश मैं अगर कहूँ वो उचित नहीं होगा। मेरे कार्यकाल को देखा जाए, मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वो सब मुझे जानते हैं। मैंने किस प्रकार से आचरण किया, किस प्रकार से कार्य किया। मेरा कार्य ही, मेरा आचरण ही, मेरा व्यवहार ही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। ये तो थे विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इकबाल जी, जो काफ़ी मिलनसार हैं और आपको बहुत सारी बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, शासन से जुड़ी हुई और विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हुई हमें जानकारी दिए। हम आशा करते हैं कि इसी के साथ वो हमसे लगातार जुड़े रहें, लोगों से जुड़े रहें और नित प्रतिदिन लोगों को शिक्षा देते रहें, क्योंकि ये शिक्षा के पुजारी हैं और शिक्षा की साधना इसके जीवन का मूल्य उद्देश्य है। हमेशा इसी तरह जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। पब्लिक सर्च टीवी, नमस्कार। धन्यवाद।